हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं बेसिक स्टैटिस्टिक्स की यूनिट 1, जो कि MDU में हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है। यूजी कोर्सेज में हम लोग अकॉर्डिंग टू NEP जो है, हमारे जो न्यू कोर्सेज आए हैं, न्यू सिलेबस आया है, राइट, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है बेसिक स्टैटिस्टिक्स और मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है सेमेस्टर 1 के अकॉर्डिंग। और यूनिट 1 आज हम कवर करेंगे, इसमें फुल रिविजन करेंगे और वीडियो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 20 जनवरी को आपका एग्जाम है, राइट, बेसिक स्टैटिस्टिक्स का। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस शो कर रही हूँ फॉर, जैसे कि आप देख सकते हैं स्टैटिस्टिक्स में बेसिक स्टैटिस्टिक्स है, आप अपना कोड भी देख सकते हैं। एंड दिस इज द सिलेबस जिसमें हम यूनिट 1 आज कवर करेंगे। तो यूनिट 1 के जो हमारे टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन, इसका स्कोप और इसकी लिमिटेशंस। इसके बाद स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन क्या होती है, सैंपल क्या होता है, क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है, क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है, मेथड्स ऑफ कलेक्शन क्या होता है और स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, ये सब हम पढ़ेंगे। तो देखो यूनिट 1 में आपसे कहीं से भी घुमा के क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन आपको पूरा यूनिट 1 कवर करना है। जब भी आप ऑब्वियसली जो क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन पेपर में, यूनिट 1 में से 2 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको एक चूज करना होगा। लेकिन क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, राइट, इसमें न्यूमेरिकल भी आपको देखने को मिल सकता है या कुछ भी हो सकता है, राइट। तो हमको यूनिट 1 को अच्छे से कवर करना है कि आराम से इजीली हम एक क्वेश्चन को कवर कर पाएं। तो इसको आज हम इस वीडियो में यूनिट 1 का पूरा जितना भी हमारे टॉपिक्स है वो सब हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हैंड रिटन नोट्स हैं। तो जब भी हम डेफिनेशन लिखते हैं तो हमें ऑथर का नाम या जिसने भी वो डेफिनेशन दी है उसका नाम हमें ज़रूर लिखना है, राइट। क्योंकि जब भी आप कोई डेफिनेशन लिखते हो तो आपको जिस पर्सन ने वो डेफिनेशन दी है उसका नाम लिखना पड़ेगा। प्लस जो डेफिनेशन होती है वो बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड्स में आपको लिखनी है, उसमें आप कुछ बना के नहीं लिख सकते, अपनी लैंग्वेज नहीं लिख सकते, जो उनके शब्द हैं बिल्कुल आपको वही लिखने होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्रॉक्सटन एंड काउडेन, स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो क्रॉक्सटन एंड काउडेन इन्होंने हमें स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन दी है कि स्टैटिस्टिक्स को आप इस तरीके से मे बी डिफाइंड एज दी कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। यहाँ पे इंटरप्रिटेशन पे आर के बाद ई है, राइट। तो स्टैटिस्टिक्स को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि यहाँ पे हम न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उस न्यूमेरिकल डेटा का प्रेजेंटेशन करते हैं। देखो कलेक्ट की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले कलेक्ट करने का मतलब डेटा को कलेक्ट करना। अब डेटा कलेक्ट करने के बहुत से मेथड्स होते हैं, या तो आप जाके फेस टू फेस कलेक्ट करो, या फिर आजकल तो जो मेजर पॉपुलर मेथड है वो है गूगल फॉर्म्स के थ्रू डेटा कलेक्ट करते हैं रिसर्चर्स। ठीक है, डेटा कलेक्ट करने का मतलब क्या, कुछ क्वेश्चनेयर बनाया आपने, सामने वाले से पूछा, मतलब बहुत सारे लोगों से पूछा एंड डेटा कलेक्ट कर लिया। डेटा कलेक्शन के बहुत सारे मेथड्स हैं, जो भी सूटेबल है वो एक रिसर्चर अपने अकॉर्डिंग कलेक्ट करता है। तो डेटा को कलेक्ट करने के बाद क्या होता है, डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसका प्रेजेंटेशन होता है। प्रेजेंटेशन कैसे होता है, प्रेजेंटेशन टेबल की फॉर्म में भी हो सकता है, टेबुलर फॉर्म में जिसको हम बोलते हैं, चार्ट्स की फॉर्म में हो सकता है, डायग्राम्स की फॉर्म में हो सकता है। उसके बाद ये सब करने के बाद, प्रेजेंटेशन करने के बाद एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, कुछ मेथड्स अप्लाई करते हैं। जैसे कि अगर मैं कॉमन मेथड्स की बात करूं तो मीन, मीडियन, मोड, राइट, ये सब हमने सुना है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन हमने पढ़ा है। बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स के मेजर्स होते हैं जिनको आप अप्लाई करते हो और उसमें से कुछ ना कुछ एनालिसिस करते हो। एनालिसिस करने के बाद जो आंसर निकल करके आता है, उस आंसर के बेस पे आप उस डेटा का इंटरप्रिटेशन करते हो। इंटरप्रिटेशन का मतलब ये होता है कि जो आपने डेटा कलेक्ट किया, प्रेजेंट किया, एनालिसिस किया, स्टडी करी जो डेटा की, उसमें से क्या कंक्लूजन निकला, क्या इंटरप्रिटेशन हुआ उस न्यूमेरिकल डेटा का। तो ये डेफिनेशन थी हमारी। तो स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। और इसके बाद आप और भी डेफिनेशन लर्न कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। तो यहाँ पे लॉबिट एक रिसर्चर या स्कॉलर या ऑथर है जिन्होंने हमें स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन दी है। इन्होंने स्टैटिस्टिक्स को साइंस बोला है। स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस विच डील्स विद द कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। तो इन्होंने बोला कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक विज्ञान है, एक साइंस है जो डील करता है न्यूमेरिकल फैक्ट्स, यानी कि न्यूमेरिकल डेटा का कलेक्शन करना, उसका फिर क्लासिफिकेशन करना। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है डेटा को एक तरीके से क्लासीफाई करना। अब वो जेंडर के बेस पे भी क्लासिफिकेशन हो सकता है, या फिर वो रेंजेस यानी कि 60 to 70%, 70 to 80% ऐसे हो सकता है। प्लेसेस, जियोग्राफिकल फॉर्म में भी क्लासिफिकेशन हो सकता है कि भाई ये डेटा मैंने यहाँ से कलेक्ट किया, ये डेटा मैंने यहाँ से कलेक्ट किया है। तो अलग अलग तरीके होते हैं क्लासिफिकेशन करने के। क्लासिफिकेशन करने के बाद हम उसको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं।
ठीक है। और फैक्ट एज अ बेसिस फॉर द एक्सप्लेनेशन, तो हम जो है ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम कुछ चीज़ एक्सप्लेन करना चाहते हैं इन अ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और फिर उसको कंपेयर करना चाह रहे हैं। जैसे मान लो कि मैंने 2024 का कुछ डेटा कलेक्ट किया कुछ और 2023 से उसको कंपेयर किया, है ना। तो ये कंपैरेटिव स्टडी के लिए भी हम स्टडी करते हैं, स्टैटिस्टिक्स डेटा स्टडी करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लोबिट हम कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स एक साइंस है जो कि डील करता है कलेक्शन, क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन, किसका, न्यूमेरिकल फैक्ट्स का, और किस बेसिस पे, एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शन एंड कंपैरिजन के बेसिस पे। इसके बाद आता है फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फीचर्स की अगर हम बात करें तो नंबर 1, स्टैटिस्टिक्स को बोला गया एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट का मतलब होता है किसी चीज का एक तरीके से जुड़ाव, बहुत सी चीजों को एक साथ जोड़ देना, दैट इज एग्रीगेट। तो बहुत सारे फैक्ट्स का एग्रीगेट होता है क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सारा डेटा कलेक्ट करते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम न्यूमेरिकल लिखा है ना, दिस इंप्लाइज दैट फॉर फिगर्स टू बी इंक्लूडेड इन स्टैटिस्टिक्स। फिगर्स का मतलब है न्यूमेरिकल फिगर्स, न्यूमेरिकल डेटा हम लोग इंक्लूड करते हैं स्टैटिस्टिक्स में और उनको जो है एग्रीगेट करते हैं, उनको जोड़ते हैं, और इंडिविजुअल फिगर्स की हम बात नहीं करते। जैसे कि इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम पढ़ें तो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो किसी एक पर्सन का डेटा नहीं कलेक्ट करते, यहाँ पे हम ग्रुप्स की बात करते हैं, एग्रीगेट्स की बात करते हैं। मान लो मुझे किसी क्लास की परफॉर्मेंस चेक करनी है तो मैं किसी एक बच्चे के मार्क्स से तो क्लास का जजमेंट नहीं कर दूंगी ना कि ये क्लास कितनी अच्छी है। मैं वहाँ पे सभी बच्चों के मार्क्स लूंगी और उस पर जो है प्रॉपर डेटा कलेक्ट करूंगी, उसको फिर अच्छे से एनालिसिस करूंगी, मेथड्स अप्लाई करूंगी, मेजर अप्लाई करूंगी, देन मैं कंक्लूजन निकालूंगी। ये तो यानी कि मैंने क्लास के किसी एक बच्चे के मार्क्स पूछे और उसी बेस पे मैंने उस क्लास का ये बता दिया कि इस क्लास की ये परफॉर्मेंस, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इंडिविजुअल फिगर्स नहीं, यहाँ पे हमें एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स की बात करनी है। यहाँ पे हमें सभी बच्चों का डेटा लेना है और उसको जोड़ के उसके बाद उसमें से रिजल्ट निकालने हैं। उसके बाद सेकेंड अगर हम फीचर की बात करें तो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। तो जो स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, जो भी डेटा होता है उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो इट इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड सो दैट द काउंटिंग और मेजरमेंट ऑफ डेटा कैन बी मेड पॉसिबल। तो कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे वही डेटा लेते हैं जिनको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर पाए, क्योंकि मेजरमेंट ऑफ डेटा भी तभी पॉसिबल हो पाएगा, हम डेटा का मेजरमेंट ही तभी कर पाएंगे। इसके बाद अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। तो अब इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो because there are various economic and social factors that affect a particular variable and the effect of these factor is very difficult to separate। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी चीज़ को कोई एक चीज़ अफेक्ट नहीं करती, किसी भी चीज़ को बहुत सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ किसी क्रॉप की, खेती की, तो खेती ऐसा तो यानी कि बाढ़ आ गई, ऐसा तो यानी मान लो कि अगर खेती जो है वो अच्छी हुई है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर खेती अच्छी हुई है तो वो कैसे हुई है, उसमें पानी का भी एक रोल रहा होगा, बारिश अच्छी आई होगी, उसमें सीड्स आपने जो एक फार्मर ने अप्लाई किए होंगे, जो भी चीज़ें उसमें डाली होंगी, जो भी इंग्रेडिएंट्स उसमें डलते होंगे वो सारे अच्छी क्वालिटी के यूज़ किए होंगे, है ना। और तो कह सकते हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी चीज़ को अफेक्ट करते हैं। ऐसे ही स्टैटिस्टिकल डेटा की अगर हम बात करें, जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं चाहे कहीं से भी करें, किसी भी चीज़ का करें, तो वो जो है काफ़ी सारे कोजेज़ की वजह से अफेक्ट होता है। जैसे अगर क्लास में सभी बच्चों के मैथ्स में कम मार्क्स आ रहे हैं तो उसका ये तो है नहीं कि सिर्फ एक कारण होगा, उसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि बच्चे जो है वो ज़्यादा मैथ्स में इंटरेस्टेड ना हो, ये एक रीज़न हो सकता है, या फिर टीचर का उनको समझ में ना आता हो, ये एक रीज़न हो सकता है। सो देयर आर मल्टीप्लिसिटी ऑफ कोजेज जो अफेक्ट करते हैं किसी भी डेटा को। इसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक आता है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो जब भी आपको स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको ये डायग्राम बनाना है जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ठीक है, जिसमें आपको नंबर 1 नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात करनी है, नंबर 2 सब्जेक्ट मैटर की बात करनी है, जिसके सब पॉइंट्स हैं। सब पॉइंट्स क्या है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। थर्ड हमारा जो पॉइंट है दैट इज लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये भी आपको स्कोप में ही डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स की। स्टैटिस्टिक्स क्या है? इज बोथ अ साइंस एंड एन आर्ट। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? साइंस भी है और आर्ट भी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें साइंस की, तो स्टैटिस्टिक्स को साइंस बोला गया, वाई? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जो है वो न्यूमेरिकल डेटा की जो स्टडी है वो सिस्टमैटिक मैनर में करता है। इसके जो मेथड्स हैं वो बेसिकली सिस्टमैटिक होते हैं और उनकी एप्लीकेशन जो होती है वो जनरल होती है। आप इसको समझेंगे, किसी भी चीज़ को हम साइंस तब बोलते हैं जब वो किसी पर बेस्ड हो, फैक्ट्स पर बेस्ड हो सबसे पहले तो, और वो सिस्टमैटिक मैनर में हो, प्लस साइंस की जो होती है वो जनरल एप्लीकेशन होती है। जनरल एप्लीकेशन का मतलब क्या? कि अगर हम न्यूटन्स लॉ की अगर हम बात करें, एप्पल या कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से हमेशा नीचे ही क्यों गिरता है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट? तो ये क्या है? एक तरीके का न्यूटन्स लॉ है जो हर जगह अप्लाई होता है,
राइट। अर्थ में अगर हम देखें तो ग्रेविटी है, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ आप ऊपर उछालोगे तो वो नीचे ही गिरेगी, राइट। तो ऐसी ये एक लॉ है जिसकी एप्लीकेशन जनरल है। स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो स्टैटिस्टिक्स में जितने भी मेथड्स हम पढ़ते हैं, चाहे हम मीन मीडियन मोड पढ़ें, चाहे हम डिस्पर्सन के मेजर्स पढ़ें, चाहे हम कोरिलेशन की बात करें, चाहे हम रिग्रेशन की बात करें, या स्क्यूनेस, कर्टोसिस, बहुत सारे मेथड्स हैं, तो उनकी जो एप्लीकेशन है वो जनरल है, ठीक है, सिस्टमैटिक मैनर में है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, साइंस बोल रहे हैं। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स को बोला गया आर्ट। कोई भी चीज़ आर्ट कब होती है, कोई भी चीज़ आर्ट तब होती है जब आप किसी नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करो, वो आपकी आर्ट होती है। कि मान लो आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो, आप स्टैटिस्टिक्स के सारे मेजर्स के बारे में पढ़ रहे हो, आप ये पढ़ रहे हो कि डेटा कलेक्ट कैसे करना है, आप ये पढ़ रहे हो कि कैसे उसको प्रेजेंट करना है, कैसे उसमें से इंटरप्रिटेशन करना है, कंक्लूजन निकालने हैं, ये सब आप पढ़ रहे हो। तो जब आपने पूरी नॉलेज ले ली स्टैटिस्टिक्स की, और आगे चल के जब आप कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करोगे या कहीं कुछ भी चीज़ ज्वाइन करोगे कहीं पे भी, तो वहाँ पे डेटा स्टडी होगा। तो आपको पहले से ही जब स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज होगी तो आप उस नॉलेज को प्रैक्टिकली वहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। तो इसको आर्ट इसलिए बोला गया बिकॉज इट मेक यूज ऑफ द डेटा टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ रियल लाइफ। क्योंकि जो स्टैटिस्टिक्स है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, उस नॉलेज को हम यूज़ कर सकते हैं, अपनी डेटा को यूज़ कर सकते हैं अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इसको आर्ट इसलिए बोला गया बिकॉज इसको जो है हम लोग अप्लाई करते हैं अपने तरीकों से, और अगर इसका एप्लीकेशन सक्सेसफुल होता है, राइट, तो अच्छी बात है, तो आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे और उस बेसिस पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो इसका जो सक्सेसफुल एप्लीकेशन है वो डिपेंड करता है एक डिग्री तक, और वो भी जो बंदा यानी कि जो स्टैटिस्टिशियन है, जिसको ये नॉलेज है सारी स्टैटिस्टिक्स की, राइट, उसकी स्किल्स और उसकी स्पेशल एक्सपीरियंस पे भी ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि वो अपनी आर्ट को किस तरीके से अप्लाई कर पा रहा है, मतलब अपनी नॉलेज को किस तरीके से अप्लाई कर रहा है, वो उसकी आर्ट होती है, उसकी कला होती है। इसके बाद आता है सब्जेक्ट मैटर। जैसे कि हम बात करें, हम सिर्फ इस डायग्राम की बात करें, अगर आपको ये डायग्राम दिख रहा है तो, जिसमें हमने नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स को बिल्कुल कवर कर लिया है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर में हमारे दो मेन पॉइंट है, दैट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और दूसरा है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। सब्जेक्ट मैटर की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट मैटर में नंबर 1 है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, डेटा को डिस्क्राइब करता है, और वो बताता है कि इस डेटा स्टडी में हमने कौन से मेथड्स अप्लाई करे हैं, कौन सी टेक्निक्स हमने यूज करी हैं उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए, उस डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, प्रेजेंटेशन करने के लिए, और उस डेटा के एनालिसिस के लिए हमने कौन से मेथड और टेक्निक यूज करी हैं, सो दैट वी कैन डिस्क्राइब द वेरियस फीचर्स ऑफ सच डेटा, कि हम उस डेटा के अलग अलग फीचर्स को प्रॉपर वे में डिस्क्राइब कर पाए। ठीक है, तो ये होता है हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद बात करेंगे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो ये डील करता है उन मेथड से जो कि हेल्प करते हैं किसी भी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को एस्टिमेट करने के लिए। कहने का मतलब क्या कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स डील करता है ऐसे मेथड्स के साथ जो आपको हेल्प करते हैं पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को एस्टिमेट करना। यानी कि मान लो कोई पॉपुलेशन है जिससे आपने डेटा कलेक्ट किया है, ठीक है, और उसके क्या फीचर है उसको एस्टिमेट करने में हेल्प करता है, ठीक है, और मेकिंग डिसीजन, उस हिसाब से डिसीजन लेता है और ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल रिजल्ट्स। देखो, अगर मैं बात करूं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की, तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली हम क्या करते हैं, सैम्पल बेस्ड स्टडी करते हैं। हम पूरी पॉपुलेशन पे स्टडी ना करके सैम्पल लेते हैं। मान लो मुझे गुड़गांव में स्टडी करनी है, और गुड़गांव में तो बहुत सारी पॉपुलेशन रहती है। अब मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है ना कि मैं उस हर एक बंदे से जाकर डेटा कलेक्ट करूँ, राइट, क्योंकि उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, वो मेरे पास है नहीं। तो मैं क्या करूँगी, सैम्पल बेस्ड स्टडी करूँगी। जो भी मेरा टॉपिक है स्टडी का, जिस भी डेटा को मुझे कलेक्ट करना है, जिस भी डेटा पे मुझे स्टडी करनी है, उस हिसाब से मैं डेटा कलेक्ट करूँगी। अगर मैं फीमेल्स की स्टडी कर रही हूँ तो मैं फीमेल से डाटा कलेक्ट करूँगी, मेल्स पे स्टडी कर रही हूँ तो मैं उस पर करूँगी, चिल्ड्रन की पे स्टडी करी तो चिल्ड्रन का डेटा कलेक्ट किया जाएगा। तो अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं सैम्पल बेस्ड करूँगी। ठीक है, सैम्पल बेस्ड का मतलब कि अगर गुड़गांव में 20 लाख की पॉपुलेशन रहती है तो मैं सिर्फ और सिर्फ कोशिश करूँगी कि 50-60 हज़ार लोगों का डेटा मुझे मिल जाए। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो सैम्पल एंड पॉपुलेशन दो रिलेटिव टर्म्स हैं। पॉपुलेशन को आप एक यूनिवर्स बोल सकते हो, और जो सैम्पल है वो उस यूनिवर्स का सेगमेंट है। ठीक है, अगर मैं इसको समझाऊँ आपको थोड़ा सा, तो मान लो ये अगर पॉपुलेशन है, ये पूरा यूनिवर्स है जिसको हम पॉपुलेशन बोल रहे हैं, तो जो सैम्पल है वो जस्ट उसका एक सेगमेंट है। ठीक है, सैम्पल जो है वो जस्ट उसका एक पार्ट है। ठीक, इसके बाद बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स की। तो लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो देखो, हर किसी चीज़ की अपनी कमियां तो होती ही हैं, तो स्टैटिस्टिक्स की भी कुछ कमियां हैं, कमी है इसमें भी। नंबर 1 जो इसकी कमी है, नंबर 1 जो इसकी लिमिटेशन है वो है स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट्स की ही स्टडी करता है, यानी कि ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को इग्नोर कर देता है। तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो सिर्फ उन्हीं फैक्ट्स को स्टडी करता है जिसको आप न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। ये जो है वो क्वालिटेटिव फिनोमिना की स्टडी नहीं करता, जैसे कि ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, विजडम, हेल्थ, ये सारे क्वालिटेटिव नेचर के हैं। क्योंकि ऑनेस्टी को आप नंबर की फॉर्म में कैसे मेजर करोगे, फ्रेंडशिप को आप नंबर्स की फॉर्म में कैसे बता पाओगे, है ना। तो स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो स्टैटिस्टिक्स तो सिर्फ वहीं अप्लाई कर सकते हो जहाँ पे आपके पास न्यूमेरिकल डेटा हो। तो ये सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट्स की स्टडी करता है और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को इग्नोर कर देता है, जो इसकी कमी है। नंबर 2, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, यानी कि ये इंडिविजुअल या फिर कोई पर्टिकुलर यूनिट की बात नहीं करता, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं करता। इसको चाहिए एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, इसको चाहिए पूरी क्लास का डेटा, किसी एक बच्चे का डेटा नहीं, पूरी क्लास का डेटा। क्योंकि 2 या 3 लोगों पे आप स्टडी कर सकते हो मैक्स टू मैक्स, लेकिन मिनिमम टू मिनिमम, सॉरी। तो कहने का मतलब है किसी एक पर्सन के बेस पे आप कोई भी स्टैटिस्टिक्स नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको जो भी स्टडी करनी है वो एग्रीगेट्स की करनी है, यानी कि ग्रुप्स की स्टडी करनी है। जो भी आप क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट कर रहे हो वो किसी एक बच्चे से नहीं या फिर किसी एक यूनिट से नहीं, बहुत सारी चीज़ों से कलेक्ट करना होता है। और उसके बाद नोट द ओनली मेथड,
कि स्टैटिस्टिकल मेथड ही जो है वो ओनली मेथड नहीं है। ओनली मेथड का मतलब कि सिर्फ यही नहीं रह गया कि इन्हीं का यूज़ करके हम अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। दुनिया में और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिसको अप्लाई करके हम अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टैटिस्टिकल मेथड इज नॉट द ओनली मेथड टू स्टडी मैनी अ टाइम, है ना। हर जगह स्टैटिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, ठीक है। हर जगह स्टैटिस्टिक्स के मेथड सजेस्ट नहीं किए जाते हैं। तो बेस्ट सॉल्यूशन जो है वो हर प्रॉब्लम का, अब जैसे मैंने बोला, द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ ईच प्रॉब्लम, द कंक्लूजन ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स शुड बी वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ कंक्लूजन ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ क्वालिटेटिव मेथड। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हो तो उसको ऑब्वियसली स्टैटिस्टिकल फॉर्म में तो करो ही, यानी कि न्यूमेरिकल या क्वांटिटेटिव फॉर्म में तो उसका सॉल्यूशन निकालो ही, लेकिन साथ में क्वालिटेटिव मेथड्स के साथ भी आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करो। तो जब आप दोनों चीज़ें करते हो तब आपके कंक्लूजन जो है वो बेस्ट निकल करके आते हैं, तब जो आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो बेस्ट निकल करके आता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि क्वांटिटेटिव मेथड्स अप्लाई करके ही आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ, क्वालिटेटिव मेथड्स भी अप्लाई करके आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए बोला गया कि स्टैटिस्टिक्स नॉट द ओनली मेथड टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम एनी अ टाइम, ओके। इसके बाद आता है होमोजीनिटी ऑफ डेटा। होमोजीनिटी ऑफ डेटा की अगर मैं बात करूँ तो डेटा जो है वो होमोजीनियस होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब हुआ कि मान लो कि मैं क्लास में 3 बच्चों का कंपैरिजन कर रही हूँ, तो मैं उनसे किस बेसिस पे, मतलब अगर मैं उनका कंपैरिजन कर रही हूँ तो मैं किस बेसिस पे करूँ? या तो मैं उनकी हाइट के बेस पे उनको कंपेयर करूँ, या मैं उनके वेट के बेस पे उनको कंपेयर करूँ, या मैं उनके मार्क्स, उनकी परसेंटेज के बेसिस पे उनको कंपेयर करूँ। अलग अलग चीज़ें हो सकती है। तो कहने का मतलब है जो भी कंपैरिजन मैं कर रही हूँ वो डेटा होमोजीनियस होना जरूरी है। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 लड़कों की कंपैरिजन करी तो एक की तो मैंने हाइट पूछ ली, दूसरे का मैंने वेट पूछ लिया, तीसरे का मैंने मार्क्स पूछ लिए और डेटा कलेक्ट कर लिया और मैंने बोल दिया कि ये डेटा, ये कंपैरिजन। ऐसा तो नहीं होगा ना। अगर मैं हाइट के बेस पे कंपैरिजन कर रही हूँ तो तीनों की हाइट पूछूंगी, अगर मैं वेट का कंपैरिजन कर रही हूँ तो तीनों का वेट ही पूछूंगी। और किस फॉर्म में पूछूंगी? केजी के फॉर्म में पूछना, केजी के फॉर्म में पूछूंगी, ग्राम्स की फॉर्म में पूछूंगी, ग्राम्स की फॉर्म में। वो सारी जो भी यूनिट्स हैं वो होमोजीनियस होनी चाहिए। तो क्वांटिटेटिव डेटा जो है वो मस्ट बी यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस डेटा, ठीक है। और क्योंकि आप डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी का जो डेटा है, क्वालिटी का डेटा, वो तो आप कंपेयर नहीं कर सकते ना। कि अगर आपको जैसे प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स को आप प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ के साथ थोड़ी ना कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि फूड ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन है वो टन्स में होता है और क्लोथ का जो प्रोडक्शन होता है वो मीटर्स में होता है, लेंथ की बात होती है वहाँ पे। तो कहने का ये मतलब है कि डेटा होमोजीनियस लो। उसके बाद रिजल्ट्स आर ट्रू, तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो है होमोजीनिटी होना जरूरी है। अगर डेटा में होमोजीनिटी नहीं होगी, यानी कि डेटा आपका होमोजीनियस नहीं होगा, तो आप कंपैरिजन कर ही नहीं पाओगे। तो ये एक स्टैटिस्टिक्स की क्या है, लिमिटेशन है कि यहाँ पे डेटा का होमोजीनियस होना जरूरी है। पर रियल लाइफ में बहुत सी चीजें ऐसी होती है जहाँ पे डेटा होमोजीनियस होता ही नहीं है। कोई प्रॉब्लम होती है, उसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं, कुछ फैक्टर, और हर फैक्टर थोड़ी ना आप होमोजीनियस हो सकता है। सो दैट इज वाई ये स्टैटिस्टिक्स की क्या है, लिमिटेशन है। उसके बाद रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। तो जो भी स्टैटिस्टिक्स के लॉ हैं, जो भी मेथड्स है, वो एवरेज बेसिस पे ही ट्रू होते हैं और ये आपको सिर्फ और सिर्फ एक टेंडेंसी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये फिजिकल साइंस या केमिस्ट्री के लॉ के अकॉर्डिंग नहीं होते। जैसे फिजिकल साइंस और केमिस्ट्री के जो लॉज होते हैं वो हर जगह अप्लाई होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि स्टैटिस्टिक्स के जो लॉ है वो हमेशा सही हो, सटीक हो। कहने का मतलब सटीक नहीं होते, ये एवरेज बेसिस होते हैं। समझ में आई बात? जो स्टैटिस्टिक्स के रिजल्ट्स होते हैं वो एवरेज बेसिस पे होते हैं। एवरेज का मतलब है एवरेज। जैसे कि अगर मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊं तो इसका मतलब है कि मान लो कि इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है, फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चल रही हूँ 2 लाख रुपए है। कहने का मतलब है पर कैपिटा इनकम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो भी टोटल वर्किंग पॉपुलेशन है ना, और उनकी जो टोटल इनकम है उससे डिवाइड करके हम पर कैपिटा निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। और 2 लाख रुपए निकल करके फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि कोई तो बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा है और कोई बेचारा बहुत कम पैसे कमा रहा है, लेकिन क्योंकि वर्किंग पॉपुलेशन है जुड़ेगी तो सबकी और डिवाइड भी होगा सबसे। तो जो आया एवरेज आया वो 2 लाख आया, बट हम जानते हैं कि 2 लाख तो हर कोई नहीं कमा रहा है। बहुत सी मेजर पॉपुलेशन ऐसी है जो आई थिंक 6 डिजिट कमा ही नहीं रही, वो सिर्फ 5 डिजिट्स पे वर्क कर रही है ना। ये तो 6 डिजिट्स की बात होगी ना, लाख 2 लाख। तो कहने का मतलब है कि स्टैटिस्टिक्स में जो मेथड्स होते हैं, जो हम ये एवरेजेस निकालते हैं, ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ एवरेज होता है, ये सटीक रिजल्ट नहीं होता। फिजिकल साइंस और केमिस्ट्री के लोग के अकॉर्डिंग नहीं होते स्टैटिस्टिक्स के लोग। तो ये भी इसकी क्या है, लिमिटेशन है। नंबर 6, विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूव रॉन्ग। मतलब अगर कभी कभी हमें चीज़ों को देखना होता है, अगर हम रेफरेंस नहीं देखेंगे तो हमारे रिजल्ट्स रॉन्ग प्रूव हो सकते हैं। कैसे? जैसे इन्होंने बोला, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंक्लूजन वेरी वेल इट इज नेसेसरी दैट द सर्कमस्टेंसेज अंडर विच दीज कंक्लूजन हैव बीन ड्रॉन आर ऑल्सो स्टडीड। कहने का मतलब ये है कि जिस हिसाब से, अगर आपको जो भी आपने स्टडी करी है, अगर आपको उसका कंक्लूजन निकालना है तो उस कंक्लूजन को समझने के लिए आपको जरूरी है वो सारी सर्कमस्टेंसेज भी देखना जहां से ये कंक्लूजन निकाला गया है। अदरवाइज आपके जो रिजल्ट्स है वो रॉन्ग प्रूफ हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बात करी कि अगर हम 2 बिजनेसेस की बात करें, एक है क्लोथ का बिजनेस, एक है पेपर का बिजनेस। तो क्लोथ और पेपर के बिजनेस की अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने एक टेबुलर फॉर्म से ये चीज़ समझेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है कि हमने क्या किया, 3 साल का डेटा लिया, 1 साल, 2 साल, 3 साल। अब इसको आप 2022 लिख सकते हो, इसको आप 2023 लिख सकते हो, इसको आप 2024 लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने 3 साल का डेटा कलेक्ट किया, ये पेपर का बिजनेस है, ये क्लोथ का बिजनेस है, और यहाँ पे इनके प्रॉफिट्स की बात हो रही है, ठीक। अब पेपर का जो बिजनेस है वो उसने 2000 यानी कि फर्स्ट ईयर में उसका जो प्रॉफिट था वो 1000 था, और जो क्लोथ का बिजनेस है वो क्या है, 3000 फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर में पेपर का जो प्रॉफिट हुआ पेपर वाले बिजनेस का वो 2000 हुआ, क्लोथ का भी 2000 हुआ। पेपर का फिर थर्ड ईयर में 3000 हो गया और क्लोथ का 1000 हो गया। तो अगर हम देखें
तो स्टैटिस्टिक्स क्या करेगा, स्टैटिस्टिक्स कहेगा कि दोनों का ही जो टोटल आ रहा है 3 साल के प्रॉफिट का वो 6,000 आ रहा है, और 6,000 में अगर मैं इसका एवरेज निकालूं 3 साल से डिवाइड करके तो वो आएगा 2,000। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स है वो हमको बता क्या रहा है, वो हमको ये कंक्लूजन दे रहा है कि जो दोनों ही बिजनेसेस है, पेपर का भी और जो क्लोथ का बिजनेस है, दोनों जो हमें क्या है, सेम रिजल्ट्स दे रहे हैं, 2,000 आ रहा है दोनों का एवरेज। तो इसका मतलब इन दोनों ही बिजनेस की जो कंडीशन है वो बिल्कुल सेम है। जबकि अगर हम अपना दिमाग लगाएं और देखें तो दोनों बिजनेस की हालत सेम नहीं है, बिकॉज जो पेपर का बिजनेस है वो ग्रो कर रहा है एक तरीके से, पहले वो 1,000 हुआ, फिर 2,000 हुआ, फिर 3,000 हुआ, ये ग्रोइंग बिजनेस है पेपर वाला। लेकिन जो क्लोथ वाला बिजनेस है वो क्या है, डिक्लाइन कर रहा है, उसके प्रॉफिट तो डाउन जा रहे हैं। तो यानी कि पेपर और क्लोथ का बिजनेस की जो कंडीशन है वो सेम बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स तो हमें 2,000 रुपए मतलब 2,000 रिजल्ट दे रहा है और कह रहा है कि ये तो दोनों का सेम कंडीशन है। सो दैट इज वाई विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स में प्रूव रॉन्ग। आप तो कंक्लूजन निकाल के बैठ जाओगे स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे कि दोनों बिजनेस की कंडीशन आर सेम, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, उसके बाद कैन बी यूज्ड ओनली बाय एक्सपर्ट। तो जिसको स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज है, जिसको स्टैटिस्टिक्स का स्पेशल नॉलेज है, वही स्टैटिस्टिक्स के मेथड का यूज कर सकता है, और जिसको नॉलेज नहीं है वो यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, ये तो आप लिख ही सकते हो लिमिटेशन में। इसके बाद आता है कंसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन एंड सैंपल, जो कि हमारे सिलेबस में मेंशन है। तो सबसे पहले बात करेंगे पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन इज अ कंप्लीट सेट ऑफ पर्संस दैट पोजेस सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज ऑफ इंटरेस्ट टू द रिसर्चर। इसको समझेंगे। मान लो मैं एक रिसर्चर हूँ और मैं स्टडी करना चाहती हूँ बच्चों की हेल्थ के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल कि बच्चों की ग्रोथ के ऊपर मैं स्टडी करना चाहती हूँ। ठीक है, और मैं हूँ रिसर्चर। तो मेरे लिए पॉपुलेशन क्या है? मेरे लिए पॉपुलेशन है चाइल्ड, बच्चा। और किस जगह की करना चाह रही हूँ? हो सकता है मैं पूरे इंडिया की बात कर रही हूँ, हो सकता है मैं अपनी पूरी स्टेट की बात कर रही हूँ, या फिर हो सकता है मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट की बात कर रही हूँ। तो अगर मैं डिस्ट्रिक्ट बेस पे स्टडी कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई लिव इन गुड़गांव, तो गुड़गांव में कितने बच्चे हैं, या फिर किस पर्टिकुलर एज ग्रुप के बच्चों की मैं बात कर रही हूँ। हो सकता है मेरे को जो स्टडी करना हो वो 5 साल से 12 साल के बच्चे के बीच में मुझे स्टडी करना है। तो मेरी जो पॉपुलेशन होगी वो ऐसे बच्चे होंगे जो गुड़गांव के होंगे सिटीजन, और उनकी जो एज है वो 5 से 12 साल के बीच में होगी। तो वो मेरी क्या हो गई, एक तरीके से पॉपुलेशन हो गई। तो इसमें लिखा है ना कि पॉपुलेशन एक कंप्लीट सेट ऑफ पर्सन है जिसमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाएंगी। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या? वो गुड़गांव में रहते हैं, वो बच्चे हैं, उनकी एज 5 से 12 के बीच में है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। और वो मेरे इंटरेस्ट बेस्ड भी है, इंटरेस्ट बेस्ड क्योंकि मुझे उन पे स्टडी करना है। तो दैट इज माई पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन फॉर अ स्टडी यूजुअली इज डिस्क्राइब्ड एज बी कंपोज्ड ऑफ 2 ग्रुप्स। अब जो पॉपुलेशन है उसको भी 2 भागों में या 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। नंबर 1 है टारगेट पॉपुलेशन, नंबर 2 है एक्सेसिबल पॉपुलेशन। अगर मैं बात करूं टारगेट पॉपुलेशन की, तो टारगेट पॉपुलेशन जिसको हम यूनिवर्स भी बोल सकते हैं, जिसमें आपका एंटायर ग्रुप ऑफ पीपल आता है जिसपे आप स्टडी करना चाहते हो। ठीक है, मान लो मैं डिस्ट्रिक्ट बेस्ड स्टडी कर रही हूँ, तो मेरा एंटायर ग्रुप ऑफ पीपल क्या हो गया, गुड़गांव के वो हर बच्चा जो 5 से 12 साल की एज का है वो मेरी क्या होगी, एक तरीके से टारगेट पॉपुलेशन होगी। ठीक है, जिसके ऊपर मैं स्टडी करना चाहती हूँ, जिसपे एक रिसर्चर जो है वो फाइंडिंग्स करना चाह रहा है, कुछ ढूंढना चाह रहा है, अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना चाह रहा है। उसके बाद एक्सेसिबल पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? एक्सेसिबल पॉपुलेशन का मतलब ये होता है कि इट इज एग्रीगेट ऑफ केसेस दैट कन्फर्म टू डेजिग्नेटेड क्राइटेरियन एंड आर ऑल्सो एक्सेसिबल एज सब्जेक्ट फॉर स्टडीज। का मतलब ये होता है कि एक्सेसिबल पॉपुलेशन वो होती है जो आप एक रिसर्चर जो है वो एक्सेस कर पाए। ठीक है, जहाँ से उसको डेटा कलेक्ट करने में ईजी हो और जहाँ से वो डेटा कलेक्ट कर पाए, जो उसके लिए एक्सेसिबल हो। ठीक, तो वो होता है एक्सेसिबल पॉपुलेशन। इसको हम एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। देखिए, मान लो एक है पॉपुलेशन, ठीक है, और मान लो ये टारगेट पॉपुलेशन आपकी पूरी टारगेट पॉपुलेशन है। अब टारगेट पॉपुलेशन का एक पार्ट है एक्सेसिबल पॉपुलेशन। ठीक है, जिसको आप एक्सेस कर पाते हो। अब गुड़गांव का हर बच्चा जो 5 से 12 साल की एज का है वो टारगेट पॉपुलेशन है मेरे लिए, लेकिन मैं हर बच्चे तक तो एक्सेस नहीं कर सकती ना। तो जो जिन बच्चों से तक मैं एक्सेस कर सकती हूँ वो मेरे लिए एक्सेसिबल पॉपुलेशन है, क्योंकि वहीं से मैं क्या करूँगी, डेटा कलेक्ट करूँगी, अपना सैंपल कलेक्ट करूँगी और उसके बेसिस पे मैं स्टडी करूँगी। क्योंकि हर किसी के लिए तो पॉसिबल नहीं है ना कि हर एक बच्चे जो टारगेट है उसी टारगेट पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट कर पाए, वो तो पॉसिबल नहीं हो सकता। उसके बाद बात करेंगे सैंपल क्या होता है। तो सैंपल को हम कह सकते हैं मे बी डिफाइंड एज द रिप्रेजेंटेटिव यूनिट ऑफ टारगेट पॉपुलेशन। कहने का मतलब क्या कि जो पूरी टारगेट पॉपुलेशन को क्या करे, रिप्रेजेंट करे। ठीक है, मान लो गुड़गांव में जो 5 से 12 साल की एज का बच्चा है वो फॉर एग्जाम्पल 10,000 बच्चे हैं ऐसे। ठीक है, तो मैं पूरे 10,000 बच्चों तक पर तो मैं एक्सेस कर नहीं पाऊंगी। हो सकता है मैंने एक्सेसिबल पॉपुलेशन के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो मैंने सिर्फ 5,000 बच्चों से ही मैं डेटा कलेक्ट कर पाई 10,000 में से। तो वो 5,000 है क्या? 5,000 एक तरीके का मेरा सैंपल है जो मैंने कलेक्ट किया, जहाँ तक मैं एक्सेस कर पाई और जो मेरा सैंपल है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल। तो पॉपुलेशन और सैंपल की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन और सैंपल में डिफरेंस क्या होता है, तो समझेंगे डिफरेंस के बारे में। पॉपुलेशन रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स पोजेसिंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कंप्राइजेस यूनिवर्स। तो पॉपुलेशन जो कि अभी हमने समझा भी था कि पॉपुलेशन का मतलब है कि कलेक्शन करना, डेटा की कलेक्शन करना सभी एलिमेंट से जिसमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जा रही है। मतलब कहने का मतलब है टारगेट पॉपुलेशन वाली जो डेफिनेशन है उसी को आप पॉपुलेशन बोल सकते हो। ठीक, सैंपल की अगर हम बात करें तो सैंपल का मतलब क्या होता है, सब ग्रुप। सैंपल जो भी मैंने समझाया, सब ग्रुप मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन। कहने का मतलब ये है कि जो भी पॉपुलेशन है उसमें से हम एक ग्रुप को स्टडी करते हैं, तो दैट इज सैंपल, जिसको हमने लिया है अपनी स्टडी में।
कि अगर 10,000 बच्चे हैं तो 10,000 में से हमने सिर्फ 5,000 का सैंपल कलेक्ट किया, तो दैट इज सैंपल। ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द ग्रुप, तो टारगेट पॉपुलेशन यानी कि पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो हर यूनिट यानी कि 10,000 के 10,000 जो वो यूनिट्स हैं वो हमारी पॉपुलेशन है। और लेकिन सैंपल क्या है, ये तो सिर्फ एक मुट्ठी भर यूनिट्स हम ले रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। इट फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स, तो टारगेट पॉपुलेशन का जो फोकस होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या, जो मैंने आपको बताया कि जो एज ग्रुप है जो वो क्या है, एक तरीके से कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। तो टारगेट पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई करते हैं और उस बेसिस पे अपनी पॉपुलेशन का अंदाजा लगाते हैं। लेकिन जो सैंपल होता है वो सिर्फ और सिर्फ इन्फ्रेंसेस लेता है। इन्फ्रेंसेस का मतलब जो उसके लिए एक्सेसिबल हो और जहाँ से डेटा लिया जा सके। टारगेट पॉपुलेशन का एक छोटा सा पार्ट बोल सकते हैं हम सैंपल को। तो डेटा कलेक्शन इज कंप्लीट सेंसेस, यहाँ पे हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो एक तरीके से यहाँ पे कंप्लीट सेंस में करते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि पूरा डेटा 10,000 के 10,000 बच्चों का डेटा लेना, एक तरीके से उसको बोलते हैं पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट करना। लेकिन सैंपल की अगर हम बात करें तो ये तो एक तरीके से क्या है, सैंपल कलेक्ट करना, सैंपल सर्वे सैम्पलिंग, एक तरीके से पूरी पॉपुलेशन में से एक छोटू सा हैंडफुल डेटा कलेक्ट करना। इसके बाद अगर हम बात करें तो डेटा जो है वो दो टाइप का होता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ये तो हमें अच्छे से पता है। तो जो सबसे पहले बात करेंगे क्वांटिटेटिव डेटा की, तो द डेटा कलेक्टेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द न्यूमेरिकल वेरिएबल्स आर कॉल्ड क्वांटिटेटिव डेटा। तो जो डेटा जो है न्यूमेरिकल वेरिएबल्स में लिया जाए वो क्वांटिटेटिव है। और क्वांटिटेटिव डेटा जो है वो वैल्यूज को मेजर करता है, उनको नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करता है। तो डेटा कलेक्शन जो है वो यहाँ पे हाउ मच की बात करता है, क्वांटिटी की बात करता है यहाँ पे डेटा कलेक्शन। तो द डेटा इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, तो यहाँ पे नंबर्स की फॉर्म में जो डेटा होता है वही क्वांटिटेटिव डेटा होता है, जिसको आप काउंट कर सकते हो, जिसको आप मेजर कर सकते हो। और जैसे कि एज, हाइट, वेट, टेम्परेचर, इनकम, टेस्ट स्कोर्स, स्टॉक प्राइजेज, ये सब क्या है, क्वांटिटेटिव डेटा के एग्जाम्पल्स हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करें क्वालिटेटिव डेटा की, तो क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है, जो डेटा कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के बेसिस पे आप कलेक्ट करते हो, मतलब जिनकी आप कैटेगरी बनाते हो एक तरीके से। तो क्वालिटेटिव डेटा जो है वो ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव और कंसेप्चुअल होता है नेचर में, और ये जो है मेजर करता है डेटा को ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन। और कह सकते हैं कि जो क्वालिटेटिव डेटा है वो क्या करता है, टेक्सचुअल रिस्पॉन्सेज देता है। टेक्सचुअल रिस्पॉन्सेज का मतलब होता है ये नंबर की फॉर्म में नहीं बल्कि वर्ड्स की फॉर्म में आपको कंक्लूजन निकाल के देता है। जैसे कि सर्वे क्वेश्चन हो गए, ऑब्जर्वेशनल नोट्स हो गए, फोटोग्राफ्स हो गए, वीडियोज हो गए, पर्सनल नैरेटिव्स हो गए, केस स्टडीज हो गई, जो आपको टेक्सचुअल रिस्पॉन्सेज दें, नंबर्स की फॉर्म में ना मिले, वो डेटा क्वालिटेटिव है। अब आप डेटा को कलेक्ट कैसे करते हो, तो डेटा को कलेक्ट करने के मेजर दो मेथड हैं, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक तरीके से आप बोल सकते हो फर्स्ट हैंड डेटा इसको। तो डेटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर हिज ओन पर्पस, जब इन्वेस्टिगेटर या रिसर्चर अपने खुद के पर्पस के लिए डेटा को कलेक्ट करे फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, बिगिनिंग से लेकर एंडिंग तक, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा। क्योंकि ये जो डेटा है वो सोर्स ऑफ ओरिजिन होता है। सोर्स ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या, कि जहां से हमने जिस बंदे से इन्फॉर्मेशन चाहिए उसी से ही लिया ये डेटा। तो प्राइमरी डेटा जो ओरिजिनल होता है, और इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो पर्सन होता है जो इस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन इसको हम बोलते हैं। जैसे कि मान लो आप इंटरेस्टेड हो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जानने के लिए स्टूडेंट्स का बीबीए फर्स्ट क्लास में, ठीक है, और हु सिक्योर्ड फर्स्ट डिवीजन इन देयर 12th एग्जामिनेशन। तो यू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर पॉकेट अलाउंस, यू फैमिली इनकम, एजुकेशनल स्टेटस, उनकी लाइफ, इस सब से रिलेटेड आप डेटा कलेक्ट करोगे, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा कलेक्शन। मतलब आपने डायरेक्ट बच्चे से जाकर डेटा कलेक्ट किया और अपनी पर्पस ऑफ स्टडी के लिए किया। सेकेंडरी डेटा की अगर हम बात करें, जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, किसी बुक में पब्लिश है, किसी न्यूज़पेपर में पब्लिश है, किसी मैगजीन में पब्लिश है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, वो क्या है, वो सब सेकेंडरी डेटा है, जिसको किसी और ने अपने पर्पस के लिए स्टडी किया था, कलेक्ट किया था और उसको मेंशन किया। तो सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में होता है, जिसको कलेक्ट किया गया था किसी और पर्पस के लिए, लेकिन आप उसका यूज़ कर रहे हो अपनी स्टडी के लिए, ठीक है। लेकिन किसी और ने जब उसको कलेक्ट किया होगा तो उसने अपने पर्पस ऑफ स्टडी के लिए किया होगा, लेकिन आप उसी डेटा को कलेक्ट कर रहे हो अपनी स्टडी करने के लिए। जैसे इन्होंने बोला एग्जाम्पल में, डेटा रिलेटिंग टू रेलवेज, तो रेलवे से रिलेटेड डेटा कौन पब्लिश करता है, रेलवे बोर्ड करता है। वो सबके लिए सेकेंडरी डेटा होगा किसी भी रिसर्चर के लिए, क्योंकि वो तो पब्लिश ही कौन करता है, रेलवे बोर्ड करता है, क्योंकि उन्हीं के हाथ में होता है। ऐसी कोई कंपनी है, कोई कंपनी अपना डेटा खुद से पब्लिश करेगी, राइट, आपको कैसे पता चलेगा वो डेटा, जब वो कंपनी खुद पब्लिश करेगी, या तो आप खुद उस कंपनी में जाके डेटा कलेक्ट करो, कोई आपको ऐसा डेटा तो देगा नहीं। जो वो ऑलरेडी पब्लिश करेगा सबके लिए, वही आपके लिए है अवेलेबल, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, तो प्राइमरी डेटा को आप बोल सकते हो ओरिजिनल होता है, बिकॉज ये इन्वेस्टिगेटर खुद से कलेक्ट करता है, सोर्स ऑफ देयर ओरिजिन, वहीं से जहाँ से वो चाहिए उधर से ही कलेक्ट किया जाता है। लेकिन जो सेकेंडरी डेटा है वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में होता है, इसीलिए हम इसको ओरिजिनल नहीं बोलते। सुटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो प्राइमरी डेटा जो है वो हमेशा उसका एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है। मतलब मैं अगर एक इन्वेस्टिगेटर हूँ या मैं एक रिसर्चर हूँ, तो मैं उसको अपनी स्टडी के लिए, अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए कलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो उसमें हमें कोई एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एज इट इज मैं उस डेटा को अपनी स्टडी में अप्लाई कर देती हूँ। लेकिन सेकेंडरी डेटा की अगर हम बात करें तो ये किसी और ने कलेक्ट किया था अपनी स्टडी के लिए, लेकिन मैं उस डेटा को यूज कर रही हूँ अपनी स्टडी के लिए, तो मुझे कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी अपनी स्टडी के हिसाब से उस डेटा के अंदर। इसके बाद अगर हम बात करें कलेक्शन ऑफ डेटा की, तो प्राइमरी डेटा कलेक्शन के कुछ मेथड्स हैं और सेकेंडरी डेटा कलेक्शन के कुछ मेथड्स हैं। तो प्राइमरी डेटा में अगर आपको कलेक्ट करना है तो आप डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, डायरेक्ट उस बंदे से जाके पूछ सकते हो, इनडायरेक्ट भी कर सकते हो, और कॉरेस्पॉन्डेंट से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। कॉरेस्पॉन्डेंट से इन्फॉर्मेशन लेने का मतलब किसी वहाँ के आसपास के बंदों से, ठीक है। मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड, आपने उसको क्वेश्चनियर एक बना के भेज दिया, मेल कर दिया और उसने उसको आंसर कर दिया और आपको डेटा मिल गया, ठीक है। शेड्यूल सेंट थ्रू न्यूमरेटर्स, आपने किसी को भेज के डेटा कलेक्ट कराया,
सेकेंडरी डेटा के भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि पब्लिश सोर्स और अनपब्लिश सोर्स। तो पब्लिश सोर्स वही होते हैं जैसे गवर्नमेंट ने पब्लिश किया हुआ, गवर्नमेंट के जो पब्लिकेशंस होते हैं, गवर्नमेंट जो छापती है वो डेटा आपने लिया। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन हो गए, जर्नल पेपर, न्यूज़पेपर, ये सारे क्या है, यहाँ से आपको सेकेंडरी डेटा मिलता है। तो इसी के बारे में एक्सप्लेनेशन है जो आप खुद पढ़ सकते हो, राइट। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो लास्ट टॉपिक है, दैट इज टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल। तो यहाँ पे 4 तरीके के हमारे टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल्स हैं, जो कि है सबसे पहले नॉमिनल, फिर है ऑर्डिनल, फिर है इंटरवल और फिर है रेशो स्केल। सबसे पहले बात करेंगे नॉमिनल स्केल की। तो नॉमिनल स्केल जो है वो सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ स्केल है, जिस स्केल में नंबर्स को एक तरीके से आप सर्व करते हो एज लेबल, किसी भी किसी भी पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए या किसी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, मान लो आप लाइब्रेरी भी जाते हो, है ना, लाइब्रेरी में हम देखते हैं कि बहुत सारे शेल्फ होते हैं, तो हर शेल्फ का एक नंबर होता है ना बेटा, 1 2 3 4, ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, होता है ना। तो वो क्या है, एक तरीके से नॉमिनल स्केल पे आपने क्या कर दिया, उसको लेबल दे दिया। ठीक, तो इसमें हम क्या करते हैं, पर्सन्स को या किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं और नंबर जो है वो असाइन किया जाता है टू द स्टूडेंट इन अ क्लास या फिर टू पेशेंट इन अ हॉस्पिटल। देखा, हॉस्पिटल में भी बेटा जब बच्चे होते हैं तो उनको एक नंबर दिया जाता है, क्योंकि ऐसे अगर नंबर नहीं देंगे तो किसी का बच्चा किसी से एक्सचेंज हो जाएगा, है ना, ऐसा हो सकता है ना। तो हम क्या करते हैं, नॉमिनल स्केल के अकॉर्डिंग नंबर देना, सिंपल। कि जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया, कह सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने यूजी पीजी का एग्जाम्पल लिया, यूजी मतलब अंडर ग्रेड और पीजी मतलब पोस्ट ग्रेड स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे डे स्कॉलर्स हो गए, हॉस्टलर्स हो गए, तो हमने इनको क्या किया, एक तरीके से 400 बच्चे यूजी के हैं, 300 बच्चे पीजी के हैं, टोटल 700 बच्चे डे स्कॉलर्स हैं। हॉस्टलर्स की अगर हम बात करें तो 200 बच्चे अंडर ग्रेड के हॉस्टलर्स बच्चे हैं, 250 बच्चे पीजी के हैं, तो टोटल 450 हो गए। तो टोटल यहाँ पे 1150 का टोटल आ गया। तो अब इस एग्जाम्पल से हमें समझ के आया कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको आपने आइडेंटिफाई किया, क्लासीफाई किया 2 कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। ठीक है, तो नॉमिनल स्केल में हम क्या करते हैं, बेसिकली डिवाइड करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, क्योंकि अगर आपको किसी को देना है तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आप क्या करोगे, उसको डिवाइड आइडेंटिफाई करोगे। तो नेमली यहाँ पे हमने क्या किया, अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स, पोस्ट ग्रेड स्टूडेंट्स, उनका कोर्स ऑफ स्टडी, उनके प्लेस ऑफ रेजिडेंस, या जो भी नंबर दिया जाएगा उनको, द नंबर गिवन इन ईच ऑफ द 4 सेल्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड द टोटल ऑफ दीज 4 सेल्स गिव द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बेसिकली इस एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आया कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को यूजी पीजी उनके कोर्स ऑफ स्टडी के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं और उस हिसाब से उनको नंबर्स दे रहे हैं। इसके बाद आता है ऑर्डिनल स्केल। तो ऑर्डिनल स्केल्स की अगर हम बात करें तो इसको हम रैंकिंग स्केल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक तरीके से रैंकिंग दे रहे हैं। तो ये जो है नॉमिनल स्केल से थोड़ा डिफरेंट होता है, बिकॉज यहाँ पे हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम एक तरीके से रैंक की बात कर रहे हैं कि ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, इस तरीके से। तो इस स्केल को यूज़ किया जाता है। और जैसे एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो, हमने क्या किया, हाउस होल्ड्स को एक तरीके से ऑर्डिनल स्केल के हिसाब से वो किया, क्लासीफाई किया। तो ABCD E यहाँ पे लिखा कि ए की इनकम 50,000 है, बी की इनकम 40,000 है, सी की इनकम 30,000 है, डी की 20 है, ई की 10 है। तो जैसे जैसे कम होता जा रहा है वैसे वैसे उनकी रैंकिंग भी कम होती जा रही है। तो ए का नंबर 1 हो गया, बी का नंबर 2 हो गया, कि जिसकी ज़्यादा है उसका नंबर 1 रैंक, जिसकी उससे कम है उसका सेकंड रैंक। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक तरीके से ऑर्डिनल बेसिस पे इंडिकेशन दे रहे हैं, ऑर्डर में हम एक तरीके से रख रहे हैं डेटा को। उसके बाद आता है इंटरवल स्केल। तो इंटरवल स्केल पजेस नॉट ओनली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉमिनल ऑर्डिनल बट ऑल्सो प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्वालिटी ऑफ डिफरेंसेस। अब इसको समझेंगे कि यहाँ पे इंटरवल स्केल में होता क्या है। इंटरवल स्केल में नॉमिनल और ऑर्डिनल दोनों ही स्केल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन साथ में क्योंकि हम इसको इंटरवल बोल रहे हैं तो तीसरी चीज भी आएगी। और वो तीसरी चीज क्या है कि डेटा में जो डिफरेंसेस पाए जा रहे हैं, ठीक है, उनमें कितना डिफरेंस है, हाउ मच की बात कर रहा है ये, कि जो एक डेटा से दूसरे डेटा में फर्क है वो कितना है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि टेम्परेचर का, कि मान लो बीच में लिखा है 100 डिग्री टेम्परेचर, उसके साथ में लिखा है 80 डिग्री और उसके दूसरे साथ में लिखा है 120 डिग्री। तो यहाँ पे हमें ये तो पता चल रहा है कि 20-20 डिग्री का फर्क है, लेकिन अगर हम 100 से 120 डिग्री की बात करें तो ये कूलर की बात कर रहा है कि ऑब्वियसली कि जो डिफरेंस है वो कूलर का है, यानी कि 120 से 100 का बीच में, 120 से कम हुआ ना, 100 हो गया, तो एक तरीके से क्या है, कूलर। ठीक है, 80 से 100 के बीच में होना क्या कि 80 से 100 हो गया टेम्परेचर, तो यानी कि 20 डिग्री वार्मर हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक तरीके से क्या कर रहा है कि टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री इज 20 डिग्री वार्मर देन 80 डिग्री। तो कहने का मतलब है कि 100 डिग्री टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो वो 20 डिग्री ज़्यादा है इस 80 डिग्री से। और जब भी कोई चीज़ ज़्यादा टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता है तो वो वार्मर होता है। एंड 20 डिग्री कूलर देन 120 डिग्री, है ना, कि अगर हम 100 को 120 से कंपेयर करें तो 100 डिग्री क्या है, एक तरीके से ठंडा है 120 के आगे, यही ना। तो इट मे बी नोटेड दैट द डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यूज से ऑन अ टेम्परेचर स्केल आर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। कहने का मतलब ये है कि इंटरवल स्केल हमको बताता क्या है कि जो डिफरेंसेस आ रहे हैं डेटा में, वो डेटा में कितने आ रहे हैं, हाउ मच आ रहे हैं, इस बात की बात करता है। उसके बाद अगर हम बात करें रेशो स्केल्स की, तो रेशो स्केल्स को हम यूज करते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को मेजर करने में, लेकिन ये जो है इंटरवल स्केल से डिफरेंट होता है, बिकॉज इसका इट हैज़ अ ट्रू जीरो पॉइंट, इसका एक ट्रू जीरो पॉइंट होता है, जिसका मतलब होता है कि इसकी जो वेरिएबल्स हैं वो जीरो भी हो सकते हैं। रेशो स्केल्स लिखा है ना कि इट हैज़ अ ट्रू जीरो पॉइंट मीन्स दैट द वैल्यूज ऑफ सच वेरिएबल कैन ऑल्सो बी जीरो, यहाँ पे जीरो भी हो सकती हैं वैल्यूज। तो कहने का मतलब क्या, 10 kg and 50 kg are in the ratio 1:5. If we convert these weight into grams, then we have 10,000 ग्राम and 50,000 ग्राम्स। तो कहने का मतलब ये होता है कि रेशो का मतलब ही क्या कि रेशो में डिवाइड करना है एक तरीके से। तो 10 kg और 50 kg को आप ग्राम्स में भी लिख सकते हो, है ना, और इसको जो है रेशो में भी लिख सकते हो, 1:5 की रेशो भी लिख सकते हो। तो कहने का मतलब है कि जो इसमें रेशो है वो बिल्कुल सेम आएगी, चाहे आप 10 kg को 5 kg की रेशो में लो तब भी 1:5 रेशो आएगी, ऐसी 10,000 ग्राम और 50,000 ग्राम की बात करो तब भी रेशो 1:5 ही आएगी। तो यहाँ पे रेशो स्केल हमें क्या कह रहा है कि रेशो जो है वो बिल्कुल सेम ही आएगी क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की। तो आज के सिर्फ इतना ही, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।